दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं द दस्तक 24। जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद देश में माहौल गर्म है। इस घटना को समझें तो इस घटना को दूर से देखना किसी के लिए संभव नहीं है। आतंकियों ने जिन लोगों को मारा है और जिन लोगों को घायल किया है, उन्हें भले ही आप कल तक नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें आप आज जानते भी हैं और उन्हें आप अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस भी करते हैं। निश्चित रूप से इस हमले का सदमा हर घर के लोगों तक पहुंचा है। लोगों के पास संवेदना के शब्द कम पड़ रहे हैं। विश्व भर के नेताओं ने, बड़ी नामचीन हस्तियों ने इस घटना की आलोचना की है। हमें उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपनी अंत में राय जरूर देंगे और कुछ समझेंगे कि कुछ सवालों का जवाब हमें मिलना चाहिए और आप इस घटना के बाद टारगेट किसको बना रहे हैं और किसे बनाया जाना चाहिए, यह समझने की बात है। दोस्तों, पहले बड़े सवाल देखते हैं। पहलगांव में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? 2000 लोग थे और वहां कोई सुरक्षा नहीं। इस चूक के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन कब तक और कैसे? देश में इस आतंकवादी हमले की आड़ में हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों हो रही है? क्या इससे सतर्क रहने की जरूरत नहीं है? देश के कुछ नेता संविधान से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया के बड़े रिपोर्टर्स सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। जब पूरा देश आतंकी हमले के जवाब में हर तरह की कार्रवाई के साथ खड़ा है, तो देश के भीतर हिंदू बनाम मुसलमान का बहस चलाने वाले क्या चाहते हैं? वे क्यों ऐसा आखिर कर रहे हैं? और अंत में इस आतंकी हमले का जिम्मेदार कौन है? फिलहाल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए हमले के बाद नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी CCS की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर को भी बंद किया गया है। वहीं अब पाकिस्तानी नागरिक सार्क वीज़ा छूट स्कीम के तहत जारी वीज़ा के आधार पर भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके तहत जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, उन्हें 48 घंटों के अंदर भारत छोड़ना होगा। इसके साथ ही नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति करार दिया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। साथ ही भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग के रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को भी वापस बुला रहा है। दोनों उच्चायोग में यह पद खत्म माने जाएंगे और यही नहीं, दोनों उच्चायोगों से इन सैन्य सलाहकारों के 5 सपोर्ट स्टाफ को भी वापस ले लिया जाएगा। उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से धीरे धीरे घटाकर 30 कर दी जाएगी। यह फैसला 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। अब मामले में समझें तो पहलगांव शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर बैसरन चीड़ के पेड़ों के घने जंगलों और पर्वतों से घिरा एक विशाल घास का मैदान है तथा देश व दुनिया के पर्यटकों के बीच यह पसंदीदा स्थान भी है। अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हथियारबंद आतंकवादी मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर इस पर्यटन स्थल पर पहुंचे हैं और रेस्टोरेंट के आसपास घूम रहे, खच्चर की सवारी कर रहे, पिकनिक मना रहे पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा यानी LET के छद्म संगठन द रेजिडेंस फ्रंट यानी TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कश्मीर घाटी में हुए इस हमले में 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और कई इसमें मारे गए। इस हमले से आतंकवादियों ने कितने घरों में अपनी दहशत पहुंचा दी है, यह आप इस हमले के बाद समझ सकते हैं। आज यह वक्त है और अपनी प्रार्थनाओं और संवेदनाओं में शामिल रखने का। दर्जनों परिवार हमेशा के लिए इन जख्मों की चपेट में आ गई। आतंकवादी जब हमला करता है तो पूर्व में हुए हमलों के जख्मों को भी ताज़ा कर देता है। आप सरकार से जवाब मांग सकते हैं कि साल 2019 में पुलवामा में बड़ी आतंकी घटना हुई, क्या इसकी जिम्मेदारी किसी की तय हुई है? पुलवामा से पहले पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था, क्या किसी की जवाबदेही इस हमले में तय हुई? अब सवाल यह भी बनता है कि पहलगांव आतंकी हमले का भारत कैसे बदला लेगा? इसमें कमांडो एक्शन, जेट से हमला या फिर किसी नए विकल्प पर भारत विचार कर रहा है? इस हमले के बाद सत्ता और विपक्ष सब तरफ से निंदा हो रही है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमले से राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारत ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाता है। यह एक भारत की ओर से रणनीतिक अटैक माना जा रहा है। यह स्थगन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना हमेशा के लिए बंद नहीं कर देता है। लेकिन सवाल उठता है कि भारत नदियों का पानी आखिर रोकेगा कैसे? क्या भारत इसके लिए अभी तैयार है या फिर एक बार दोबारा भारत सरकार ने जुमला दिया है? दोस्तों, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सिंचाई के लिए क्षेत्र सिंधु नदी और उसकी
पश्चिमी सहायक नदियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जो संधि के तहत पाकिस्तान को आवंटित की गई हैं। निलंबन से भारत को इन नदियों के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए ताकत मिल सकती है। इससे पाकिस्तान में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी काफ़ी कम हो जाएगा। कृषि उत्पाद और संबंधित औद्योगिक सामान पाकिस्तान के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। उत्पादन में कमी से निर्यात आय में गिरावट आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इससे देश के भुगतान संतुलन पर और दबाव पड़ेगा। पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति रुक जाएगी, जिससे वहां अशांति फैल जाएगी। वहां बिजली उत्पादन भी ठप हो सकता है, जिससे उद्योग और शहरी इलाकों में अंधेरा छा सकता है। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक जल बंटवारा समझौता है, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस समझौते का उद्देश्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी को उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच विवादों को रोकना था। इस संधि के तहत सिंधु नदी की 6 नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को दिया गया, जबकि पश्चिमी नदियां सिंध, झेलम और चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान के पास आया। फिलहाल भारत के हिस्से में आई नदियों का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए रावी, सतलज और ब्यास नदियों का पानी डैम बनाकर रोका जा सकता है। इन तीनों नदियों पर डैम बनाने के बाद पानी पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसका कुछ लाभ राजस्थान को भी मिल सकता है। वैसे भारत चाहे तो पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए अफगानिस्तान की भी मदद ले सकता है। अफगानिस्तान से काबली नदी के पानी को रोकने के लिए बहाव पर बांध निर्माण की बात कही जा सकती है। यह नदी सिंधु बेसिन के रास्ते पाकिस्तान में जाती है। इसी के साथ ही आतंकवाद रोकने के लिए सभी देशों को जमीनी स्तर पर ईमानदारी से काम करना होगा, तब इस समस्या से निपटा जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। शुक्रिया।